सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं कि हमें बिजनेस न्यूज़पेपर्स को कैसे पढ़ना है, बिकॉज दैट इज़ वेयर द रियल इन्फॉर्मेशन इज़, जो आपको अफेक्ट करता है, आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। चाहे आपकी इनकम हो, चाहे आपकी सैलरी, खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स, ईएमआईज, एवरीथिंग दैट यू आर प्लानिंग, उसको अफेक्ट करने वाले, ख़राब करने वाले या उसको और बेटर करने वाली चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम मच एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू एनालाइज बिजनेस न्यूज़पेपर्स, हाउ टू कनेक्ट डॉट्स एंड हाउ टू रीड द आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज के सबसे पहले आर्टिकल से, एंड इट्स अबाउट ऑयल, बिकॉज ऑयल इम्पैक्ट्स आवर लाइव्स सो मच। अगर आपके पास आज घर में गाड़ी नहीं है, सिर्फ साइकिल भी है ना, तब भी 90% चीज़ें आपकी ऑयल से इम्पैक्ट हो सकती है। येस, अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले ऑयल गेन्स। ऑयल हमारा जो है, इसकी प्राइस अगर आप देखोगे अभी, तो ये ऊपर जा रहा है। एंड ऊपर जा रहा है क्यों? क्योंकि मार्केट ये मान करके चल रहा है कि ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंड वेनेजुएला में डील मेकिंग चल रही है। तो इसकी वजह से हमें क्या लग रहा है कि आगे वॉलेटिलिटी आ सकती है या सप्लाई में क्रंच आ सकता है, जिसकी वजह से ऑयल के ऑर्डर्स एकदम से बढ़ जाते हैं और एकदम से प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और प्राइस एकदम से ऊपर चला जाता है। बट ये परमानेंट नहीं होता, इसे हम कहते हैं स्पाइक। आप ये वर्ड याद रखिएगा कि ये टेम्पररी स्पाइक्स होते हैं ऑयल में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑयल यहाँ से बढ़ता ही रहेगा, बट इस चीज़ को स्पाइक कहा जाता है, या आप कह सकते हो वॉलेटिलिटी एक वर्ड है जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। सो लेट्स डिग इनटू दिस। ऑयल प्राइसेस अगर आप देखोगे फ्राइडे को, तो ये हमें नज़र आया कि पोटेंशियल डिसरप्शन के बारे में डरे हुए हैं कि पोटेंशियल डिसरप्शन आ सकता है। सबसे पहले तो ईरान के आउटपुट से, क्योंकि ईरान में इस टाइम अगर आप देखोगे तो सिविल अनरेस्ट है, काफ़ी हंगामा चल रहा है इस टाइम पे, ज़्यादा न्यूज़ आ नहीं रही है वहाँ से ऑफकोर्स, बट काफ़ी अनसर्टेनिटी है वेनेजुएला की सप्लाई को लेकर भी। तो जो ब्रेंट फ्यूचर है, ब्रेंट फ्यूचर हम किसे कहते हैं? ब्रेंट क्रूड। जो ऑयल हम खरीदते हैं कहीं से भी, इसको हम कहते हैं क्रूड। और ये देखिए, ये हमने प्राइस चार्ट भी खोला हुआ है। अब ये देखो कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि मैं जितने ऑयल वेल्स थे उन्हें वापस स्टार्ट करूंगा, मुझे ऑयल वापस से चाहिए ग्लोबली सप्लाई में। एंड तब से लगातार ऑयल के दाम नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और नीचे क्यों जा रहा है ये? बिकॉज उनके आने के बाद से सप्लाई बढ़ी है, यूएस ने ऑयल अच्छा खासा प्रोडक्शन अपना पंप किया है। एंड आज अगर आप देखोगे तो ऑयल ट्रेड कर रहा है कितने ऊपर? 59.120। एंड यहाँ पर ऑयल ट्रेड करते हुए अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा एक स्पाइक है, नहीं तो ये यूजुअली 55 से 60 के बीच में चल रहा था। एंड ऑयल, डोनाल्ड ट्रंप का गोल है कि वो 50 पे ही रखने वाले हैं। वो चाहते हैं कि ऑयल $50 पर बैरल ट्रेड करे। अब जितने लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि ऑयल को जब हम लोग मेजर करते हैं कि कितना ऑयल हमें खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो वो होता है बैरल्स में। ये आप याद रखना, BARREL, ठीक है। बैरल्स, ये इस टाइप के कंटेनर्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे, जिसे हम ड्रम कहते हैं। तो ये ड्रम नहीं होते, ये कंटेनर्स होते हैं जिसे बैरल कहा जाता है। और इसके अलावा जो क्रूड हम बाय करते हैं, वो एक क्रूड होता है ब्रेंट। ये वो क्रूड है जो नॉर्थ सी से आता है, ठीक है। ये वो क्रूड है जो हम नॉर्थ सी में जो प्रोड्यूस होता है, उसे हम लोग ब्रेंट क्रूड कहते हैं। और वैसे ही अलग अलग टाइप के क्रूड्स होते हैं, जैसे रशियन क्रूड को हम लोग यूरल्स बोलते हैं। तो अलग अलग ग्रेड है, अलग अलग क्वालिटी है, सबकी अलग अलग मिक्स है। एंड अलग अलग टाइप की रिफाइनरीज चाहिए होती हैं अलग अलग क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए। ये बात भी बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि मैं आगे इसे भी रिलेट करने वाला हूं इस वीडियो में। सो वो दोनों बेंचमार्क्स अगर आप देखोगे, यहाँ दो बेंचमार्क्स की बात हुई है। एक तो बात हुई है ब्रेंट की, ये आया नॉर्थ सी वाला, और ये आया WTI, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और ये कहाँ से आता होगा? ये आता है यूएस के टेक्सास से। एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, जहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑयल के ऑर्डर, मतलब काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ से हमें देखने को मिलते हैं होते हुए। OTC कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा इसमें मैं। सो यहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल के, अलग अलग जगह पे, नॉर्थ सी वाला क्रूड, टेक्सास वाला क्रूड, ये सारे ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। और दोनों बेंचमार्क जो है 3% ऊपर गए हैं थर्सडे को, फॉलोइंग अ 2 स्ट्रेट डे ऑफ डिक्लाइंस। एंड ईरान का जो प्रोटेस्ट है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम बढ़ रहा है। तो मार्केट जो है यहाँ पे डिसरप्शन को प्राइस इन कर रहा है कि आगे कोई डिसरप्शन आ सकता है, सिविल अनरेस्ट आ सकता है मेजर मिडिल ईस्टर्न प्रोड्यूसर ईरान में। एंड रशिया यूक्रेन वॉर का जो, अब अगर आप देखोगे सिनेरियो ऐसा है कि यूएस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है एंड दे वांट कि जो रशिया की सप्लाई है ग्लोबल क्रूड में, वो पूरी तरीके से
कट कर दिया जाए। तो अगर ये क्रूड ऑयल है, यहाँ वेनेजुएला इतना ऑयल प्रोड्यूस करता है, इसको हटा दिया, यहाँ रशिया इतना ऑयल प्रोड्यूस करता है, इसको हटा दिया, और यहाँ ईरान इतना ऑयल प्रोड्यूस करता है, इसको हटा दिया, तो ये हमारे पास सिर्फ इतना ही सप्लाई बचा है। ठीक है, बस ये सप्लाई बचा है हमारे पास, दैट्स इट। और इस सप्लाई के बलबूते पे आप पूरी दुनिया को तो फीड नहीं कर पाओगे। और इससे होगा क्या, डिमांड और सप्लाई, इट्स वेरी सिंपल। आप ये देखिए, डिमांड सप्लाई, अगर 3 कंट्रीज, मेजर कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उसे हमने हटा दिया ग्लोबल सप्लाई से, तो डिमांड तो सेम है, डिमांड इज सेम, बट सप्लाई का क्या होगा, सप्लाई जो है वो नीचे चला गया। तो ऐसे में किसी चीज की प्राइस के साथ क्या होगा, अगर डिमांड है बट सप्लाई नीचे जा रहा है लगातार, 3 कंट्रीज अब हटने वाली हैं पूल से सप्लायर के, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा। आपने शायद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस, इन चीज़ों के बारे में बेसिक इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। एंड नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है ईरान में, एंड चीज़ें काफ़ी मतलब वॉलेटाइल है वहाँ पे। तो हमें देखना होगा कि क्या हमें कोई रजीम चेंज देखने को मिल सकता है, या कुछ ऐसा कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है या नहीं। नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। अब ये देखो कि सब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत गलत डिसीजन लिया और दुनिया भर में ग्रोथ कम होगी और यूएस की तो हालत खराब हो जाएगी। जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, ये बिल्कुल इकोनॉमिक पॉलिसी वाइज अगर आप देखोगे तो बेकार डिसीजन है, गलत डिसीजन है। सब लोग ये बोल रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं, बट ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अगर आप देखोगे तो यूएस में जो डेटा आ रहा है इतना खराब नहीं आ रहा है। अभी वी हैव सीन कि उनका डेफिसिट कम हो गया है, जो ट्रेड का डेफिसिट है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी वो बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेट कट्स की भी बातचीत चल रही है। तो क्यों जो टैरिफ वाली पॉलिसी जिसे हर इंसान इंटरनेट पे गलत बोल रहा है, वो कैसे काम कर रही है अभी तक यूएस के लिए, और अभी तक वो हुआ क्यों नहीं जो हम डूम्सडे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पे ट्रेड खत्म हो जाएगा, चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, ना हमें इन्फ्लेशन जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक एडिटोरियल है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में है एडिटोरियल, तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। मैं यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ के आपके लिए आर्टिकल्स पिक करके लेकर के आ रहा हूं। And why haven't tariff crashed the US economy? US economy crash क्यों नहीं हुआ अगर tariffs इतने bad हैं? तो नाउ जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस संभाला लास्ट जनवरी, तो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट डरे हुए थे कि अगर इन्होंने टैरिफ बढ़ाया तो क्या होगा। एंड जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये था कि नई ड्यूटीज़ जो है इसकी वजह से दाम बढ़ जाएंगे, हमारे कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस हर चीज़ की महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और रियल इनकम गिर जाएगा, क्योंकि इनकम उतना ही है, चीज़ें अगर महंगी हो गई 40%, तो बेसिकली क्या हुआ, आपका परचेजिंग पावर 40% कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस वुड बी अ सप्लाई शॉक, सो फेडरल रिजर्व कुड नॉट डू मच टू काउंटरैक्ट इट। फेडरल रिजर्व ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा इसके अगेंस्ट, क्योंकि फेडरल रिजर्व सप्लाई शॉक्स को लेकर के कुछ नहीं कर सकता है। सप्लाई शॉक्स गवर्नमेंट सॉल्व करती है, ना कि सेंट्रल बैंक। अब ट्रंप ने रेस तो किया टैरिफ्स को, एंड यहाँ पे शॉकिंग लेवल्स पर के लेकर के आ गए, और यहाँ पे सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को उन्होंने वॉयलेट कर दिया। जितने अग्रीमेंट किए थे यूएस ने, जो ऑफ प्रोफेस्ड कमिटमेंट था फ्री ट्रेड का रिपब्लिकन पार्टी का, उसको भी ब्लो अप कर दिया। और डिसरप्ट और सिवेरिटी और डिसरप्टिवनेस में ये बियॉन्ड ऑलरेडी हार्मफुल टैरिफ्स के बाद और आगे चला गया। सो अकॉर्डिंग टू यूएल बजट लैब, जो एवरेज इफेक्टिव टैरिफ यूएस इंपोर्ट्स पे 2% से बढ़कर के 18% हो गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं से भी, भारत से कहीं से भी यूएस में एक सामान पहले आता था तो 2% उस पर टैक्स लगता था, अब वो बढ़कर के 18% हो चुका है, और ये हाईएस्ट लेवल है सिंस 1930s। एंड टू दैट द अनसर्टेनिटी जो कॉज हुआ है बाय फ्रिक्वेंट और इनएक्सप्लिकेबल पॉलिसी चेंजेस, बहुत बड़े एडवर्स इफेक्ट आए हैं इन्फ्लेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे एंड रियल इनकम्स पे, लेकिन ऑफ कोर्स ये इनएविटेबल है। नाउ जैसा सोचा था, वैसा एंटिसिपेटेड था, वैसा हुआ नहीं, और ये पॉसिबल है कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है ये बढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कैसे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है अगर यूएस में इंपोर्ट करने का कॉस्ट 2% से 18% हो चुका है, ये आर्टिकल खुद कह रहा है। तो जो मोस्ट रिसेंटली रिपोर्टेड, अगर आप देखोगे 12 महीने का हमें डेटा मिलता है, उसमें 2.7% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इससे हम लोग मेजर करते हैं कि महंगाई दर क्या चल रही है, और महंगाई दर 2% पे आना इज गुड। इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ 2% से बढ़ रही है। जो चीज़ें महंगी थी वो महंगी ही रहेंगी, लेकिन अब 2% से बढ़ेंगी, ये इसका मतलब होता है। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हुआ है टुवर्ड्स द ईयर एंड, लेकिन सिचुएशन अभी भी अनक्लियर है, क्योंकि गवर्नमेंट का शटडाउन जो है उसकी वजह से डेटा कलेक्शन में भी डिले आया है। तो गवर्नमेंट शटडाउन अभी यूएस में चल रहा था, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे रुकी हुई थी। एंड इट इज़ सेफ टू से कि जो इकोनॉमिक डैमेज है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्मॉलर है दैन प्रेडिक्टेड। यस, वो जितना इन्होंने सोचा था उससे काफ़ी स्मॉल है। एंड 4 रीजन्स हैं वाई ट्रम्प टैरिफ्स एंड इफेक्ट्स वर लिमिटेड और डिलेड इन 2025।
अब 4 रीजंस इन्होंने बताए हैं, सो लेट्स सी। सबसे पहला रीजन क्या है, यूएस इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो वल्नरेबल होते हैं टू मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि मेजरमेंट प्रॉब्लम्स जो होता है ना, वो उसको लेकर के बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है यूएस के स्टैटिस्टिक्स में। गवर्नमेंट शटडाउन हुआ सबसे पहले तो ये, उसके बाद जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई, इन्फ्लेशन का जो इन्फॉर्मेशन था, ये भी मिसिंग था, क्योंकि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा ही नहीं कलेक्ट कर पाया। इवन इन नवंबर अगर बात करें, देर इज अ रीजन टू डाउट कि जो हाउसिंग कॉस्ट है, हाउसिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये जीरो इन्होंने रिकॉर्ड किया था एज रिपोर्टेड। और अगर ये ट्रू है तो जो बायस है ये पूरा, सॉरी, जो सीपीआई का ओवरऑल एस्टिमेट है वो उसे बायस कर देगा डाउनवर्ड्स। जो सेकंड रीजन है, तो सबसे पहले फर्स्ट रीजन में इन्होंने बताया स्टैटिस्टिक्स जो है वल्नरेबल है टू मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, और डेटा कलेक्ट नहीं हुआ, हाउसिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन की भी बात की गई। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड रीजन की, और वो ये है कि जो मेनी ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ हैं वो अभी तक फुली इन इफेक्ट है ही नहीं, एंड ट्रम्प ने पोस्टपोन कर दिए कुछ टैरिफ्स रिपीटेडली, रोल बैक भी किए हैं काफ़ी सारे टैरिफ्स के, एंड इसीलिए किए क्योंकि ग्रोसरी प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन ट्रम्प ने इंट्रोड्यूस किए मेजर टैरिफ एक्सेप्शंस कुछ कंट्रीज के लिए, जैसे कि इंटीग्रेटेड नॉर्थ अमेरिका ऑटो इंडस्ट्री जो है, ये डेवेस्टेट हो जाता अगर डिसाइड नहीं होता 6 मार्च पर कि उनके गुड्स को एग्जाम किया जाएगा फ्रॉम मैक्सिको एंड कनाडा फ्रॉम 25% लिवी। तो यहाँ पे 25% का टैक्स मैक्सिको एंड कनाडा पे लगा था, और ऑटो इंडस्ट्री को वहाँ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो अब इन जो गुड्स हैं इन कंट्री से आ रही है, इन पे कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि ये यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के अंदर आ रही है, इसके तहत आ रही है। अब ये जो सॉफ्टनिंग है ये प्रेडिक्टेबल था, और यूएस बिजनेस इट वुड हैव सफर्ड इनॉर्मसली अगर ट्रंप ने पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया होता टेरिफ्स को जो इन्होंने अनाउंस किए। लेकिन इन्होंने अनाउंस करने के बाद टेरिफ्स को बड़ी तेजी से रोल बैक भी किया है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे इनफैक्ट इन्वेस्टर्स का अजम्पशन ही यही था कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। इसका मतलब था टाको, कि ये जैसे ही कुछ बड़ा टैरिफ अनाउंस करते हैं तुरंत डर के इसे वापस भी ले लेते हैं। सिर्फ एक ये टॉन्ट की तरह लोग इसे यूज कर रहे थे, क्योंकि वो भी सिर्फ इस तरह दिखा रहे हैं बेसिकली कि हम टैरिफ लगाएंगे एंड वापस तुरंत रोल बैक कर रहे हैं। लेकिन जब when a madman threatens Armageddon, it is foolhardy to goad him into following through। जब भी एक इनका कहना है कि जब एक पागल इंसान थ्रेटन करता है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, इट्स फूलिश कि आप एक्चुअली उसे टॉन्ट करो और चिढ़ाओ कि वो ये करे, राइट। तो टैरिफ्स जो अभी ट्रम्प ने इंप्लीमेंट किया है दे आर स्टिल वेरी हाई, एंड दिस डज नॉट मीन इकोनॉमिस्ट गॉट देयर प्रेडिक्शंस ऑल रॉन्ग। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिस्ट सारे गलत हो गए हैं, क्योंकि यूएस इकोनॉमी अभी तक बर्बाद नहीं हुई, जैसे वो कह रहे थे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। देयर आर गुड रीजंस टू थिंक कि बहुत सारे जो एडवर्स इफेक्ट हैं ट्रम्प के टैरिफ के वो सिर्फ डिले हुए हैं। मतलब यहाँ पे टाइम लगेगा कि हम पूरा डेटा फुल पिक्चर देख पाएँ कुछ दिन बाद, एंड तब हमें पता चलेगा कि यूएस इकोनॉमी पे इसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि जैसे ही ट्रंप इलेक्ट हुए थे नवंबर 2024 में, कंपनीज ऑलरेडी फ्रंट लोडिंग करने लग गई थी अपने इंपोर्ट्स की, और इसका डेटा मैं ऑलरेडी आपको बता सकता हूँ कि चाइना, अगर आप देखोगे तो चाइना ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन कि गुड्स एक्सपोर्ट कर चुका था। उन्हें पता था कि ट्रंप आके टैरिफ लगाने वाला है, तो इन्होंने पहले ही अपने 6 महीने 1 साल के गुड्स को भेज दिया यूएस, एंड वहां जाके रख दिया। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट चाइना के अचानक से बढ़ गए थे ट्रंप के आने के से तुरंत पहले ही, और इसका रीजन यही था। और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, दो एन इकोनॉमिस्ट माइट से इट वॉलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये फाइनल और फॉरमोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंपोर्टर्स ये कंटिन्यूड अप्रोच रख रहे हैं कि अब्जॉर्ब करेंगे मच ऑफ द कॉस्ट इंक्रीज। जितने भी इंपोर्टर्स हैं वो कॉस्ट इंक्रीज को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट से पे कर रहे हैं। तो यूजिंग अगर आप देखोगे रियल टाइम डेटा लार्ज अमेरिकन रिटेलर से, एंड यहाँ पे इनका यही कहना है कि जो नए टैरिफ्स आए हैं ये अच्छी तरीके से कंपनीज ने इन्हें अब्जॉर्ब किया, रीनिगोशिएट किए प्राइजेस सप्लायर्स के साथ, एंड कंज्यूमर्स को इन्होंने प्रॉब्लम नहीं होने दिया, कंज्यूमर्स तक ज़्यादा कुछ पास होने नहीं दिया। जो इंक्रीज है विच अमाउंटेड टू अबाउट 5.4% एट रिटेल लेवल, ये इट इज़ इनफ टू रेज इन्फ्लेशन रेट ऑन ओवरऑल सीपीआई बास्केट बाय 0.7 परसेंटेज पॉइंट। 5.4% का जो इंक्रीज है इससे सीपीआई के पॉइंट्स 0.7 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ जाते हैं महंगाई दर, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट दैट कुड पोटेंशियली बी पास थ्रू। एंड टू बी श्योर जो प्राइस इंपोर्टर पे करता है वो बढ़ चुका है प्रपोर्शनेटली विद टैरिफ्स, ठीक है। तो यूएस में जो इंपोर्ट कर रहा है सामान वो पे कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर्स को वो सस्ते में ही दे रहा है अपने प्रॉफिट से पे करके। एंड इट इज़ यूएस फर्म्स जो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं कॉस्ट को, एंड एज मच एज दे टिपिकली डू जब डॉलर डिप्रिशिएट होता है वैसे ही। तो ये रिफ्लेक्ट करता है फैक्ट कि दे हैव नो आइडिया ये टैरिफ्स कब तक रहेंगे और क्यों कर रहे हैं ऐसा फर्म्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो भी ट्रम्प की पॉलिसीज है ना टैरिफ को लेकर के ये टेम्पररी है,
ठीक है, ये टेम्पररी है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, हम अपने जेब से पे कर देते हैं और हमें करना चाहिए वेट, क्योंकि ये इसको रोल बैक कर लेंगे, अग्रीमेंट साइन हो जाएंगी तो वापस से हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सोच करके ये अपनी जेब से पे कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को कट कर रहे हैं, और ऑफकोर्स जो सेलर है, एक्सपोर्टर है, उससे भी रीनिगोशिएट कर रहे हैं, उनसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं। सो ये एक बड़ा रीज़न है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आगे यही है कि चीज़ें सुधरने वाली हैं। सो ये था आज का एडिटोरियल आर्टिकल। अब बात करूंगा विंटर पावर डिमांड की, जो नियरली इंडिया में रिकॉर्ड लेवल पे आ गया है, बट दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम इस पिक्चर को डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया में पावर की प्रॉब्लम को। आपको शायद पता होगा कि एनवीडिया की चिप्स इस टाइम पे मार्केट में 2 साल में कितनी महंगी हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो चुका है सारे चिप्स का। इसके अलावा इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपको रैम्स नहीं मिलेंगे, जो हम लोग पीसी में यूज़ करते हैं रैम्स, इनके प्राइस 3 गुना हो गए हैं पिछले 6 महीने में। ठीक है, 10,000 में मिलने वाली चीज़ अब 30,000 की है। और साथ में SSD एंड HDD, इनके दाम हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि इन सब की सप्लाई यहाँ पे शॉर्टेज है। तो हम कह रहे हैं कॉपर में शॉर्टेज है, सिल्वर में शॉर्टेज है, मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स में शॉर्टेज है, और अगर आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पे सप्लाई शॉर्टेज है। और इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है, AI एंड डेटा सेंटर्स। सो ये शॉर्टेज तो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया भर में ऑलरेडी न्यूज़ सुनने को मिल रहा है, लेकिन जितने डेटा सेंटर्स दुनिया भर में और यूएस में हम खोलना चाहते हैं एआई को रन करने के लिए, वो प्रोजेक्टेड एआई डेटा सेंटर्स को अगर आप चलाओगे तो जितना पावर और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने बोल तो दिया कि आप 100 नए डेटा सेंटर्स खोलोगे एआई के लिए, लेकिन उतना पावर ही नहीं एग्जिस्ट करता जितना पावर वो कंज्यूम करेगा। और इंडिया में भी सेम चीज़, प्रॉब्लम यही है कि जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 100-200 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे डेटा सेंटर्स में अगले 10 सालों में, क्या हमारे पास इतना पावर है कि हम उसे पूरी तरीके से पावर कर पाएंगे? नो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है, और इसीलिए पावर एज अ कमोडिटी आगे बहुत प्रेशियस हो सकती है, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा हमें नज़र आएगी कि बढ़ सकती है। और इसीलिए कंपनीज, अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज, दे आर स्मार्ट। ऐसे ही नहीं, पावर कंपनीज में अगर आप देखोगे लोग पैसा लगा रहे हैं, और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस टाइम पे इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है बिकॉज वहाँ पर पैसा है, और आगे एज अ कमोडिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर बहुत प्रेशियस होने वाली है। इवन एलॉन मस्क ने अभी अपने, अगर देखोगे पॉडकास्ट निखिल कामत के साथ किया था, एंड ही सेड कि एनर्जी एक सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी रहने वाली है आगे जाके। तो एनर्जी पे आपको ज़रूर फोकस करना है, अपने दिमाग में रखो इसे। तो इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ये दिसंबर में स्पाइक हुई है टू सीजनल रिकॉर्ड, क्योंकि रेसिडेंट्स जो है यहाँ पे हीटर्स यूज़ कर रहे हैं विद टू कोप विद द चिली विंटर। पीक डिमांड जो था मंथ में वो बढ़ा 7.5% ईयर ऑन ईयर टू 241 गीगाबाइट्स। ये आया है डेटा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से। एंड दिसंबर लोड भी ऑलमोस्ट समर मंथ्स के पास पहुंच चुका है। तो इंडिया में हीटर का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एक्सटेंसिव हो चुका है। पहले ये सब चीज़ें घर में ऐसी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग चीज़ें लोग ले तो लेते थे मगर यूज़ नहीं करते थे। जैसे AC, हीटर लोगों के घर में था भी तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, बट अब पीपल आर स्पेंडिंग ऑन दिस, लोग पैसा इस पर खर्च कर रहे हैं। एंड लास्ट टाइम जो विंटर पावर डिमांड इस लेवल पे गया था, दैट वाज इन 2020, जब पैंडेमिक ने शटर कर दिया था इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और जो ट्रेंड है ये इसी तरीके से चल सकता है, और विंटर डिमांड रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीजिंग use of heating appliances and healthy manufacturing activity which got a boost to a reduction in GST rates। तो इससे कहा जा रहा है कि एक इंडिकेटर है कि GST रेट कटने के बाद एक तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विंटर में बहुत अच्छी रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल पावर डिमांड अच्छा खासा होता है। दूसरा, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं हीटिंग अप्लाइंसेस को, जो पहले जिसका अडॉप्शन रेट कम था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्री है हीटिंग अप्लाइंसेस बनाती हैं, वो काफ़ी खुश होंगी इस डेटा को देख करके। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, नॉट एक्यूरेट, इंडिया रिजेक्ट्स यूएस रीजन फॉर डिले इन ट्रेड डील। अब कल शाम का आर्टिकल, यू शुड वॉच इट, ठीक है, इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर देखना। इंडिया ने फ्राइडे को रिजेक्ट किया है नॉट एक्यूरेट, क्योंकि रिमार्क्स आए थे यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक द्वारा। और एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, जिसपे वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि डील इज़ डन, अगर मोदी मुझे कॉल करेंगे तो आई फाइनलाइज द डील, आई साइन द डील। सो ये कम्युनिकेट किया गया इंडिया से दैट यू हैव टू मेक मोदी कॉल ट्रम्प, आपको कहना होगा मोदी जी को कॉल करो ट्रम्प को, एंड तब ट्रम्प जो है इस डील को साइन कर देंगे। ये उनका कहना था। और इंडिया ने कहा दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल, हम ऐसा नहीं करेंगे, और ट्रेड डील साइन नहीं हुई। अब इंडिया ने इसको पूरी तरीके से झुठला दिया है, कहा है कि ये बिल्कुल झूठ है। सबसे पहले तो जो क्लिप चल रही है ये पूरी क्लिप नहीं है,
जितना लोग सिर्फ ये 1-2 मिनट की क्लिप देख रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ है, बट अगर कोई पूरी वीडियो देखेगा तो आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी। दूसरा, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने कह दिया है क्लियरली यहाँ पे क्लियर कर दिया है चीज़ें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सेवरल ओकेजन पे हम लोग बहुत क्लोज पहुंचे हैं ट्रेड डील साइन करने के, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन था दोनों पार्टीज में, क्योंकि इंडिया चाहता है एक इक्वल और फेयर ट्रेड डील जो दोनों कंट्रीज के लिए प्रॉफिटेबल हो, बढ़िया हो। एंड क्योंकि ये नहीं होता हुआ नजर आया तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड डील साइन नहीं हुई, दैट्स इट। एंड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो करीब 8 बार बात कर चुके हैं 2025 में डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर ऑन वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप, तो इनकी फोन कॉल 8 बार हो चुकी है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इंडिया ने कहा है कि वो अनकंफर्टेबल है। जो लोग फेमिलियर भी है नेगोशिएशन से, उनका कहना है कि इंडिया के पास कंसर्न्स थे कुछ कि वो अपने फार्म सेक्टर को ओपन नहीं करना चाहेगा, डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं करना चाहेगा। ऑफकोर्स ये हमने पहले डिस्कस किया था, बट ये सारी चीज़ें इनमें कम्युनिकेट की जा रही थी बड़े आराम से। यहाँ पे कभी भी कम्युनिकेशन को लेकर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, जैसा इन क्लिप्स में दिखाया जा रहा है, ठीक है, जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी बोल रहे हैं। सो दिस वाज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन आर्टिकल मैं कहूँगा। अब बात करता हूँ अगले आर्टिकल की, एंड दैट इज इंडिया EU रिन्यू द प्लेज टू फाइनलाइज FTA एट द अर्लीस्ट। अब हो क्या रहा है, यूके के साथ हमारा FTA फाइनलाइज हो चुका है ऑलमोस्ट, राइट। इंडिया UK FTA साइन हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं हमारे पूरी दुनिया भर में, आप ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिस्ट निकालो तो इंडिया किसके साथ ट्रेड करता है सबसे ज़्यादा, वी हैव चाइना, इनके साथ तो हमें कोई ट्रेड डील ऐसे करनी नहीं है। इसके अलावा क्या है, यूरोप, EU, US, राइट। तो मेजर ट्रेड डील साइन होने थे 2025 में, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2025 साल का इस मैं कहूँगा 100 साल का सबसे इंपॉर्टेंट साल हो सकता है इस सेंचुरी का, क्योंकि इतने ट्रेड डील साइन हो रहे हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे आप देखो कि 2025 में ट्रेड डील्स हम नहीं कर पाए, सॉलिडिफाई नहीं हो पाए जो हमारे टारगेट्स थे। यस, यूके के साथ हमारे FTA जो है वो मतलब वो ऑलमोस्ट डन है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी फास्ट ट्रैक हो रहा है, और इसका रीज़न क्या है, डोनाल्ड ट्रंप। यस, पूरी दुनिया में ट्रेड डील इतनी तेज़ी से इसलिए साइन हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्टर्ब हो चुका है पूरा मार्केट व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स है। एंड इंडिया और यूरोपियन यूनियन चाहते हैं कि उनके ट्रेड जो है वो स्मूथली चले, क्योंकि US के साथ प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं होगा, कब होगा, इट्स रियली अप टू द मैडमैन। तो यूरोपियन यूनियन ने फ्राइडे को रिन्यू किया अपने कमिटमेंट को कि एक्सपेडाइट कर रही है कंक्लूजन ऑफ बैलेंस एंड एम्बिशियस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन देम। एंड यहाँ पे ड्यूरिंग दिस डायलॉग इन्होंने कहा कि की एरियाज ऑफ प्रपोज अग्रीमेंट है जहाँ पे ये रीअफर्म कर रहे हैं अपने कमिटमेंट को। एंड जो मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड करें कि निगोशिएटिंग टीम्स कैसे रिजॉल्व करेंगी पेंडिंग इश्यूज को बिफोर इंडिया EU समिट, जो एक्सपेक्टेड है कि न्यू दिल्ली में जनवरी 27 को होने वाला है। और बिफोर द समिट जो टॉप लीडरशिप है EU की, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट आने वाले हैं, इसके अलावा काउंसिल प्रेसिडेंट, ये चीफ गेस्ट होंगे इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में इस बार। ये 26 जनवरी को यूरोप इंडिया का चीफ गेस्ट रहने वाला है इस बार। सो यूरोप के साथ ट्रेड डील भी हमें साइन करनी है, हमें ट्रेड को भी आगे लेके जाना है, बिकॉज ऑफकोर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे कर रहा है सबके साथ वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। एंड सब लोग चाहते हैं इसलिए कि एक दूसरे के साथ एटलीस्ट एक सर्टेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें ताकि कहीं तो स्टेबिलिटी हो इकोनॉमी में, किसी कंट्री के साथ तो स्टेबल ट्रेड डील्स हो हमारी। तो यहाँ पे वी कैन सी अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट US और यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। एंड यूरोपियन यूनियन करंटली इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और की इन्वेस्टर भी है। एंड जो बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड है इंडिया और EU के बीच में वो है $90.7 बिलियन। 2024-25 का डेटा है ये। इंडिया एक्सपोर्ट करता है $51 बिलियन और इंपोर्ट करता है $39.7 बिलियन। इसका मतलब इंडिया का ट्रेड सरप्लस चल रहा है किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। और इन कॉन्ट्रास्ट जो बायलैटरल गुड्स ट्रेड होते हैं बिटवीन इंडिया US वो है $84 बिलियन, जहां पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है 53 बिलियन, इंपोर्ट करता है 31.2 बिलियन, और यहां पे भी इंडिया सरप्लस में चल रहा है। तो इस साल भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है इन यूरोप ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है। स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड ये स्टेबल और इंपोर्ट डिमांड सेंटर्स हैं हमारे। स्पेन हाई ग्रोथ यूरोपियन मार्केट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, शिपमेंट्स 54% से ग्रो कर रही है टू स्पेन। और जो एक्सपोर्ट्स टू जर्मनी है ये भी 9.5% बढ़ा है टू $7.5 बिलियन। एंड एक्सपोर्ट टू बेल्जियम अगर आप देखेंगे ये भी 4.2 से 4.4 हुआ है। तो इंडिया और EU ने नेगोशिएशन स्टार्ट की थी 2022 में, एंड तब से 14 राउंड्स हो चुके हैं नेगोशिएशंस के। तो ट्रेड डील साइन होने में कई बार तो डेकेड्स भी लग जाते हैं, अगर आप सिनेरियोज देखोगे तो ऐसे भी सिनेरियो रह चुके हैं।
सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे इकोनॉमी और मार्केट से रिलेटेड। तो ये मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमें आउटफ्लो नजर आ रहा है इस वक्त, और 66,591 करोड़ का आउटफ्लो है। सो इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो 66,590 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है दिसंबर में, क्योंकि लोग पैसा बड़ी तेजी से विड्रॉ कर रहे हैं। 1.32 लाख करोड़ विड्रॉ हुआ है डेट स्कीम से, मतलब कि फिक्स इनकम वाली स्कीम से, और 6.2% डिक्लाइन आया है इनफ्लो में भी। तो म्यूचुअल फंड में पैसा कम लग रहा है पहले से, थोड़ा 6% कम लग रहा है, और साथ ही साथ पैसा विड्रॉ भी हो रहा है। और इसका रीज़न क्या है? ये है हमारे निफ्टी की परफॉर्मेंस। यस, एसआईपी इनफ्लोज अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी की परफॉर्मेंस के साथ चलते हैं। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो लोग पैसा एकदम से मार्केट में डालने लगते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें महंगी खरीदनी पसंद है। एंड उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ जाए, कंसोलिडेट हो जाए, तो लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं म्यूचुअल फंड से, क्योंकि तुरंत डालते ही पैसा नहीं आया, प्रॉफिट नहीं आया। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। सो दिस इज़ अ पैराडॉक्स कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, बट दिस इज़ द डेटा, जो इतना ज़्यादा भी मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज़ एन इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है बहुत अच्छा। इंडिया में लोग और बाहर भी विक्स यूज़ करते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, फियर गेज करने के लिए। लेकिन फियर गेज करने के लिए आप म्यूचुअल फंड का डेटा और एसआईपी का डेटा भी देख सकते हो। बड़ा ही अच्छा इंडिकेटर लगता है मुझे ये। अब बात करूंगा इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ की। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनली एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा ऊपर जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है मैं बता दूं, क्योंकि अगर ये नहीं गया तो हमारी हालत ख़राब होनी है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा। इंडिया में पिछले 2 साल से स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा था, मतलब लोग पैसे नहीं खर्च कर रहे थे। रूरल में तो स्पेसिफिकली कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा था, और सॉरी अर्बन में, रूरल फिर भी ठीक ठाक चल रहा था, मानसून वगैरह बढ़िया हो रहा था, रूरल एरियाज में पैसे लोग खर्च कर रहे थे। अब इसी को सॉर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई जीएसटी कट करो, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ाओ, तभी हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री की अर्निंग्स नहीं बढ़ रही थी। इसके अलावा आरबीआई ने ब्याज दर भी घटा दिए, तो लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ गई। आजकल क्रेडिट कार्ड मिलना और ईजी हो गया है पहले से, सामान खरीदने के लिए आपको ऐसे ही नो कॉस्ट ईएमआई मिल जा रहा है, राइट। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे लेंडिंग ईजी कर दिया गया है, लेंडिंग रिलैक्स्ड है, इसीलिए ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे बूस्ट हो स्पेंडिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो। अब ग्रोथ तभी आएगी जब आप पैसे खर्च करोगे, कंपनीज का सामान बिकेगा, वो अच्छा रेवेन्यू दे करेंगी, अच्छा प्रॉफिट करेंगी, और इकोनॉमी में एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगी। तो Q3 में, Q3 में हमें लगता है डेटा आया है कि अक्टूबर से दिसंबर में एक बढ़िया पिकअप हुआ है हमारे मोमेंटम में, और कंपनी निफ्टी 50 के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू भी हमें लगता है कि बढ़िया ग्रोथ पुश करेंगे। येस, एंड एट दिस रेट जो कंपनी की ग्रोथ है, कंबाइंड नेट प्रॉफिट्स हैं, ये लाइकली लोएस्ट रहने वाली है लास्ट 6 क्वार्टर्स में ऑल्दो, बट यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हो सकता है। येस, जो इंडेक्स कंपनीज हैं मिसिंग इन ब्रोकरेज एस्टिमेट, यहाँ पे अडानी, ग्रासिम, ये सब थोड़े बहुत कंपनीज मिसिंग हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यू ग्रोथ में अपटेक आएगा, और बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज से, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो से, एंड लार्सन एंड टूब्रो से, एंड ऑटोमोबाइल मेकर्स जैसे कि मारुति, महिंद्रा, एंड जो दूसरे ऑटो मेकर्स हैं, यहाँ पे ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट पोस्ट कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है। इस आर्टिकल में लिखा है ब्रोकरेजेस द्वारा। सो नजर रखिएगा इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग डेली यहाँ पे, मैं आपको न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे डॉट्स को कनेक्ट करना है, क्या चीज़ कैसे किस तरीके से लिंक्ड है। सो आई होप कि आप इस परसेप्शन से इस वीडियो को सुनते हैं, ना कि आप बस सुन लेते हैं कि मैंने क्या बोला आप उसे रट लेते हैं। सो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको ऐसी वीडियोज़ रोज़ देखनी है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।